हम सबकी फेवरेट टेलीविजन शो स्ट्रेंजर थिंग्स की लेटेस्ट और फाइनल सीजन 5 लॉन्च होने वाली है एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे में कैसा होगा सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक पूरे के पूरे सीरीज का एक फ्रेश न्यू रिवीजन, जहां पर हम बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक आपको पूरे के पूरे सीरीज की एक समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है और आप अपने पेज पर इस सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए स्पॉइलर होने वाली है। होपफुली मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, तो अब देर किस बात की। हे गाइस, दिस इज जेरी एंड वेलकम टू पॉपकॉर्न वर्डिक्ट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीरीज की शुरुआत होती है 1983 के अमेरिका के इंडियाना में, जहां पर एक रात विल बायर्स, जो कि बेसिकली 12 साल का एक छोटा सा लड़का होता है, अपने दोस्तों माइक, लूकस और डस्टिन के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन का गेम खेलने के बाद एक रात अपनी साइकिल से एक घर की तरफ जा रहा होता है, बट बीच में ही उसे एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर किडनैप कर लेता है। ऑफ कोर्स उसकी माँ जॉयस बायर्स और उसका भाई जोनाथन बायर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद जॉयस ये बात क्लेम करती है कि उसका बेटा लाइट के थ्रू उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी इसी कंसर्न को पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर के पास बार बार लेकर जाती है। पूरे के पूरे हॉकिंस को ये लगता है कि वो सदमे में आ चुकी है और उसका दिमाग खराब हो चुका है। वहीं पर बाकी के उसके दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन उसे ढूंढने की अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे ढूंढते हुए उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पर 11 छपा होता है, इसीलिए वो उसे 11 बुलाने लगते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स हैं और वो बेसिकली पास की हॉकिंस लैब से भागी है, जहां पर अलग अलग प्रकार की अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और यहीं से उसे ये पावर्स मिली हैं। इस फैसिलिटी को लीड करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर की है, जिसे 11 पापा कहती है, क्योंकि इसी आदमी ने उसे बड़ा किया है और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैनिपुलेट भी। आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ पर 11 का इस्तेमाल हॉकिंग लैब एक अलग दुनिया का रास्ता खोलने के लिए कर रहा है, वो दुनिया जहाँ पर चीज़ें उल्टी हैं और बेकार हालत में हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चे इसे अपसाइड डाउन कहना शुरू करते हैं। इसी अपसाइड डाउन में विल को किडनैप करने वाला वो मॉन्स्टर भी रहता है, जिसे यहाँ पर बच्चे डेमोगॉर्गन बुलाना शुरू करते हैं और इसी डेमोगॉर्गन और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ही उसे ये सारी पावर हॉकिंग लैब ने दी थी। दूसरी ओर माइक की एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम नैन्सी व्हीलर होता है और वो बेसिकली स्टीव नाम के एक एरोगेंट लड़के को डेट कर रही होती है, जिसके लिए नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बार्ब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती है। विल का बड़ा भाई जोनाथन एक्चुअली नैन्सी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता। इवेंचुअली स्टीव एक्चुअली नैन्सी, बार्ब और अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी थ्रो करता है, लेकिन बार्ब पुल के पास अकेले बैठना पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन दूर से नैन्सी की फोटो खींचने के लिए स्टीव के घर से दूर छुपा होता है। इसी दौरान वही सेम अननोन क्रिएचर बार्ब को भी किडनैप कर लेता है और जोनाथन नैन्सी की फोटो लेने के दौरान गलती से बार्ब के मॉन्स्टर की एक छोटी सी झलक को कैप्चर कर लेता है। खैर, इन सब के दौरान पुलिस को हॉकिंस के पास वाले तालाब में विल की लाश मिल जाती है, जिसे एक्चुअली जॉयस बायर्स अपना बेटा मानने से मना कर देती है। जिम हॉपर को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है और वो बेसिकली इन डॉट्स को कनेक्ट करता है हॉकिंग लैब से, और जब वो बॉडी को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि विल की बॉडी नकली है और उसमें रुई भरी हुई है। दूसरी ओर नैन्सी अपना क्रूसेड चालू करती है और वो जोनाथन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे जंगल के बीच एक ओपनिंग मिलती है, जिसके थ्रू वो अपसाइड डाउन में चली भी जाती है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उस मॉन्स्टर के डर की वजह से वो वापस चली आती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा तैयारी करके अपसाइड डाउन में जाने का प्लान करते हैं, बट स्टीव के साथ लड़ाई के दौरान जोनाथन और नैन्सी एक्चुअली अरेस्ट हो जाते हैं। फाइनली यहाँ पर जॉयस और हॉपर जोनाथन और नैन्सी के साथ आते हैं। वहीं पर दूसरी ओर 11 के पीछे हॉकिंग्स लैब और उसकी सिक्योरिटी पड़ जाती है, जिससे जान बचाकर बच्चे और 11 एक साथ छुप जाते हैं जंक यार्ड में जाकर। इवेंचुअली यहाँ पर जॉयस, हॉपर बाकी के बच्चों के साथ भी मिलते हैं और यहाँ पर 11 अपना पूरा का पूरा सच उनके सामने रिवील करती है। जिम हॉपर और जॉयस बायर्स बेसिकली हॉकिंग्स लैब के साथ मांडवाली करते हैं, जहाँ पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर बच्चे और उनकी गैंग स्कूल के जिम्नेजियम में एक टेम्पररी सेंसरी डिप्रिवेशन चैम्बर बनाते हैं, जिसके लिए बहुत सारा पानी और बहुत सारे नमक की ज़रूरत पड़ती है। इवेंचुअली यहाँ पर 11 माइक के साथ कांटेक्ट करती है और उसे बोलती है कि उसकी मॉम उसके पास आ रही हैं, थोड़ा और इंतज़ार करे। इन सब के चक्कर में डेमोगॉर्गन और 11 का पता चल जाता है और वो बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए स्कूल में उन्हें ढूंढने चला जाता है। 11 अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ साथ 11 खुद भी गायब हो जाती है। जॉयस और जिम विल को वापस लेकर आते हैं, लेकिन सीजन के एंड में विल एक स्लग को उल्टी करता है
जो ये दिखाता है कि अपसाइड डाउन का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बात करें सीजन 2 की तो कहानी 1 साल बाद यानी 1984 में टेक प्लेस करती है। विल अपने अपसाइड डाउन के एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होता है और उसे बहुत सारे अपसाइड डाउन की झलकियाँ देखने को मिलते हैं। वो अपने दिमाग में एक नए मॉन्स्टर को एक्सपीरियंस करने लगता है जिसका नाम माइंड फ्लेयर होता है। जॉयस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने एक नए बॉयफ्रेंड बॉब न्यूबी के साथ करती है। हमें ये भी पता चलता है कि 11 जिंदा है और जिम हॉपर उसे गवर्नमेंट से छुपाने के लिए जंगल में एक कैबिन में लेकर रहता है। लड़कों को एक वीडियो गेम पार्लर में हैंग आउट करते हुए दिखाया जाता है जहां वो मैक्स मेफील्ड और उसके एरोगेंट और गुस्सेल भाई बिली हैरगोर से मिलते हैं। विल जिस लक को सीजन 1 के एंड में उल्टी करता है वो डस्टिन को मिल जाता है और वो उसे डार्ट नाम देता है। माइंड फ्लेयर विल को होस्ट बना लेता है और उसे कंट्रोल करके हॉकिंस के नीचे फैल रही टनल्स को एक्सप्लोर करता है। 11 माइक की याद में कैबिन से भाग जाती है और अपने बायोलॉजिकल मदर और फिर अपनी सिस्टर काली को ढूंढती है। ये सेम लड़की होती है जिसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं लैब में और जिसके पास इल्यूजन पावर्स होती हैं। इसके हाथ पे भी नंबर 8 छपा होता है। 11 वापस आती है जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। बॉब न्यूबी जो कि एक टेक नर्ड होता है हॉकिंस लैब में पावर रिस्टोर करने की हेल्प में लग जाता है जिसमें उसकी जान चली जाती है जब उसे डेमो डॉग्स मार देते हैं। विल को माइंड फ्लेयर से अलग करने के लिए जॉयस, जोनाथन और नैन्सी उसे ज्यादा गर्मी वाले इलाके में लेकर जाते हैं। 11 और हॉपर हॉकिंस लैब के गेट तक पहुंचते हैं। 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को बंद कर देती है जिससे माइंड फ्लेयर का हॉकिंस पर कब्जा करने का प्लान रुक जाता है। सब मिलकर स्नोबॉल डांस में जाते हैं। ऊपरी तौर पर सब ठीक हो जाता है लेकिन अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर अब भी हॉकिंस मिडिल स्कूल के ऊपर मंडरा रहा होता है। सीजन 3 की कहानी 1985 की गर्मियों में स्टारकोर्ट मॉल के इर्द गिर्द घूमती है। स्टीव हैरिंगटन अब मॉल में स्कूप्स ओहोय आइसक्रीम पार्लर में काम करता है जहां उसकी को-वर्कर रॉबिन बकलोय होती है। डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और लूकस की छोटी बहन एरिका सिंक्लेयर मिलकर एक रशियन आर्मी स्पाई बेस का पता लगाते हैं जो मॉल के ठीक नीचे बना है। रशियन आर्मी अपसाइड डाउन को फिर से खोलने की कोशिश कर रही है। माइंड फ्लेयर इस बार बिली को पोजेस करता है और हॉकिंस के लोगों और लिविंग बींग्स को कंज्यूम करके एक विशाल मीट मॉन्स्टर बनाता है। हॉपर और जॉयस एलेक्सी नाम के एक रशियन साइंटिस्ट को किडनैप करते हैं और उस मशीन के बारे में पता करते हैं। मुरे बॉमन उनके लिए ट्रांसलेटर बनता है। एलेक्सी को एक रशियन टर्मिनेटर कैरेक्टर गोली मार देता है। 11 बिली तक टेलीपैथिकली रीच करने की कोशिश करती है। इस दौरान माइंड फ्लेयर को उसकी लोकेशन मिल जाती है। 11 मीट मॉन्स्टर से लड़ती है और उसे हरा देती है लेकिन माइंड फ्लेयर का एक छोटा सा हिस्सा उसके पैर में घुस जाता है। जब वो उसे निकालती है तो उसकी शक्तियां चली जाती हैं। जॉयस और हॉपर मशीन को बंद करने के लिए मॉल के बेसमेंट में जाते हैं। जब उनका सामना रशियन टर्मिनेटर से होता है तो हॉपर जॉयस को मशीन बंद करने का इशारा करता है और मशीन ब्लास्ट हो जाती है। सब हॉपर को मरा हुआ मान लेते हैं। दूसरी ओर माइंड फ्लेयर 11 को मारने आता है लेकिन बिली खुद को माइंड फ्लेयर के सामने सेक्रीफाइस कर देता है और 11 की जान बचाता है। जॉयस अपने बच्चों और 11 को लेकर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने लगती है। 11 को हॉपर का लास्ट इमोशनल लेटर मिलता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में रशिया में एक बेस कैंप दिखाया जाता है जहां दी अमेरिका के कैद होने की बात होती है। हॉपर की जिंदा होने की उम्मीद देता है। सीजन 4 की कहानी 3 लोकेशन में फैली हुई है, कैलिफोर्निया, हॉकिंस और रशिया, जो कि 1986 में टेक प्लेस करती है। 11 जिसके पास अभी भी पावर्स नहीं है, स्कूल में बुलिड हो रही है। डॉक्टर ब्रैनर और डॉक्टर ओवंस उसे उसकी पावर्स वापस दिलवाने के लिए प्रोजेक्ट नीना की सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाते हैं। हॉकिंस में इमोशनली वल्नरेबल टीनेजर्स बहुत बुरी तरह से मर रहे हैं। टीम थ्योरीज करती है कि ये अपसाइड डाउन से जुड़ा नया विलन वेकना है। इन किलिंग्स के लिए हाई स्कूल D&D क्लब के एडी मनसन को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। वेकना मैक्स को अपना नया टारगेट चुनता है। टीम पता लगाती है कि म्यूजिक, खासकर मैक्स का फेवरेट गाना, उसकी कमजोरी है। जॉयस को पता चलता है कि हॉपर जिंदा है और रशिया में कैद है। जॉयस और मुरे वहां जाकर उसे डेमोगॉर्गन से बचाकर रीयूनाइट करते हैं। प्रोजेक्ट नीना में 11 की मेमोरी एक्सेस की जाती है और उसे पता चलता है कि वेकना एक्चुअली हेनरी क्रील था, जो डॉक्टर ब्रैनर का पहला सब्जेक्ट नंबर 1 था। हेनरी ने भी बचपन में अपनी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी से अपने पूरे परिवार को मार दिया था। 11 ने ही अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके हेनरी को अपसाइड डाउन में ढकेला था, जहां माइंड फ्लेयर ने उसे अपना सोल्जर बना लिया था। टीम अलग अलग डिवाइड होती हैं। रशिया में हॉपर और जॉयस डेमोगॉर्गन से निपटते हैं। हॉकिंस में मैक्स को बेट बनाया जाता है। एडी और डस्टिन अपसाइड डाउन में म्यूजिक से डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं। इस दौरान एडी मनसन दोस्तों को बचाने के लिए डेमो बैग से लड़ते हुए अपनी जान दे देता है। 11 टेलीपैथिकली मैक्स के माइंड रियल में पहुंचती है और वेकना से लड़ती है।
नैन्सी, स्टीव और रॉबिन वेक्ना की असली बॉडी पर आग लगा देते हैं, लेकिन वेक्ना मैक्स को बहुत बुरा घायल कर देता है, जिसे मैक्स कोमा में चली जाती है। सीरीज के एंड तक पहुंचते पहुंचते वेक्ना ने अपसाइड डाउन के दरवाजे रियल वर्ल्ड में खोल दिए थे, जिसके कारण हॉकिंस के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक या दरार देखने को मिलता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तो बस सीजन 5 का इंतजार है भाई। सब दीवाने हैं स्टीव हैरिंगटन के कि बस उसे कुछ ना हो जाए। खैर, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। अब तो बस सीरीज़ देखने के बाद ही चलेगा पता, जो कि 27 नवंबर को रिलीज़ होगी।